हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं आरूप शर्मा। दोस्तों हमारी वीडियो में बात करने वाले हैं सियासी मुद्दों के बारे में कि 2024 में जो मेगा फाइट चल रही है इंडिया प्लस एनडीए के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हैं, काफ़ी सारे डिबेट हो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीडियो पे बहुत सारा इसमें हम मसाला लेके आए हैं जो आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों 2024 की तैयारी अगर देखा जाए तो इंडिया नाम की पार्टी जिसे यूपीए कहते थे, उन्होंने भी भरपूर तैयारी करने की अपनी आवाज़ जाहिर की है कि वो तैयार हो चुके हैं और वो मोदी को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। वो ऐसा कहते हैं। अब एनडीए जो गवर्नमेंट है, उनके अलायंस दल जो उनके साथ 38 दल हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि इनका हम सुतड़ा साफ कर देंगे। अब दोनों ने बिगुल बजा दिया है। दोनों अपनी अपनी पारी खेलने को तैयार हैं। दोनों दिन प्रतिदिन नई नई बैठकें कर रहे हैं, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया नाम की पार्टी हो। अब दिक्कत इनमें बहुत सारी है। एक तो एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें मोदी जी के ऊपर इलेक्शन लड़ना है पूरा। इंडिया की पार्टी की बात करें तो इसमें बहुत सारे दल हैं और वो दल जैसे कि अब देखे जाएं तो वो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। ऐसे विरोधी थे कि वो दूसरों को बिल्कुल चोर चकारी वाला सिस्टम रहता था। पर अब उन्होंने एक एजेंडा बनाया कि हमें मोदी गवर्नमेंट को हराना है और मोदी गवर्नमेंट को हराने के लिए जो उनसे बन सकेगा, जिससे भी वो हाथ मिलाना चाहेंगे, उन्होंने उससे हाथ मिला लिए। तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंडिया नाम की पार्टी बन लिया। अब वो अपनी जैसे कि बिहार की बात करें, बिहार में उन्होंने बैठक की, बेंगलुरु में बैठक की, दिल्ली में चल रही है, अब आने वाली बैठक उनकी महाराष्ट्र में होने वाली शरद पवार की देख रेख में। तो वो दिन प्रतिदिन अपने दल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एनडीए गवर्नमेंट को टक्कर दे पाए। टक्कर कैसी रहेगी इसका तो समय बताएगा कि वो टक्कर में होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि लास्ट की बॉल और इलेक्शन की डेट जब तक गिनती पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि होगा क्या। ठीक है, सर्वे अपने अपने निरीक्षण बताएंगे, सर्वों से पता पड़ जाएगा। कोई ये कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट निश्चित आएगी, कोई ये कह रहा है इनकी सीटें नहीं आएंगी। सर्वे कई बार उल्टे भी हो जाते हैं। पर अब सीधी सीधी बात करते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट आएगी तो किस बेस पे आएगी और अगर इंडिया गवर्नमेंट आएगी तो किस बेस पे आएगी। पहले बात कर लेते हैं इंडिया पार्टी के बारे में कि इंडिया पार्टी जितना उनको एहसास हो चुका है, जितना उनके दल ने ये कह रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी को रोकेंगे जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इस मुद्दे को हम बढ़ाते हैं आगे। इंडिया का पार्टी ने जो अपने दल लिए, जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कांग्रेस, अखिलेश की पार्टी, तमिलनाडु की स्टालिन सर, काफी सारे उन्होंने मेंबर जुटा लिए जिससे वो 26 दल बन गए। अब 26 दल में उनको ये एहसास कब हुआ कि हम भी एनडीए गवर्नमेंट जिनका हर जगह बहुमत साबित है, हर जगह उनसे दल में बल में संख्या में वो आ गए हैं, पर वो उनको कहीं टक्कर कैसे देंगे। उनको ये आइडिया कैसे दिमाग में आया और उन्होंने इतने सारे जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने कब ये प्लान बनाया, कब उनको ऐसा लगा कि क्या हम मोदी को हरा सकते हैं। इस हम चर्चा पे बात करने वाले हैं। ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों पार्टी अपनी दर पर दर बैठक कर रही हैं और आपको पब्लिक तक ज्ञान जाना जरूरी हो जाता है। इंडिया पार्टी की बात करें, उनको एहसास इसलिए हो गया कि जब एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, एनडीए गवर्नमेंट फुल पावर में है आज की डेट में 2023 में। उसके बावजूद मोदी फैक्टर कुछ स्टेट में काम नहीं कर पाया, जैसे कि हिमाचल की बात करें। कांग्रेस को सभी पार्टियों ने दो धक्का मार दिया था, कांग्रेस को सभी पार्टियों ने छोड़ दिया था। वो ये कहते थे कि कांग्रेस किसी मतलब की नहीं है, अब ये खत्म होने के कगार पे है। पर जब उसको भुस्ता दिया जला के, ऐसे कहते हैं कि छोड़ के आ गए मैदान में। पर कांग्रेस ने जब हिमाचल में कमल को हराया, उससे दूसरी पार्टियों को एक इशारा हुआ कि कांग्रेस में अभी भी जान है, तो वो कांग्रेस को थोड़ा सा महत्व देने लगे। दूसरा, इसका अगर सर्वेक्षण किया जाता है तो कर्नाटक में जहां मोदी जी ने झिक के रैली की, एनडीए गवर्नमेंट ने सारे बड़े से बड़े नेता दांव पे लगा दिए, हनुमान जी का भी फैक्टर उन्होंने किया, पर वहां की सरकार को वो बचा नहीं पाए। अब अगर इसकी बात करें कि जब पूरे भारत में, पूरे विश्व में मोदी फैक्टर चल रहा था, तो क्या कांग्रेस उनके फैक्टर को से रह जाती। पर पब्लिक ने अपना बन बना लिया था, तो इससे ये साबित हो गया कि चिराग जल सकता है। आंधी कितनी भी तेज हो, कहीं तो चिराग जल सकता है। तो कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिली कर्नाटक की सरकार में जब वो फुल पावर में आई और उन्होंने बीजेपी का सुतला साफ कर दिया। सुतला साफ किया तो इससे बीजेपी गवर्नमेंट को भी धक्का लगा कि सीतारमैया ने उनका ये हाल कर दिया, सी डी कुमार ने ये हाल कर दिया। इससे ममता बनर्जी जो इनके खिलाफ चल रही थी, बहुत से अखिलेश की पार्टी हो या अदर पार्टीज हो, वो कांग्रेस के खिलाफ चल रही थी। कांग्रेस खत्म हो चुकी है और कांग्रेस के साथ हम दल बनाएंगे तो कांग्रेस हमारा भी बेड़ा गर्क करा देगी। पर जब कर्नाटक की सरकार ने अपने पांव पसारे, बीजेपी को क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि कांग्रेस भुजी नहीं है,
इसका अगर बात करते हैं, ये थोड़ा बहुत फायदा अगर बताया जाता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो राजनीति कहती है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ बलिदान हो सकता है। उन्होंने पूरे भारत में की, पर वहाँ दूसरा फैक्टर और भी है कि अगर खाली जो कर्नाटक में सरकार बनी सीतारामैया की, वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से नहीं बनी। उसमें अगर देखा जाए तो मोदी दल का भी एक गलत तरीके से प्रयोग किया गया कि वहाँ पे हिजाब को तूल पकड़ लिया। वहाँ जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी सारा उपद्रव मचाया, जैसे कि वहाँ पे वो उन्होंने स्कूल के अंदर ड्रेस कोड अपना जय श्री राम वाला सिस्टम करना चाह रहे थे, तो उस बात पे वहाँ वाद विवाद बढ़ गया, जिससे मोदी फैक्टर को नुकसान हुआ। अगर मोदी फैक्टर इस बात को तजव्वुद देता, कर्नाटक की सरकार पे ध्यान दिया जाता, तो शायद ये वहाँ पे भी कर्नाटक में भी इनकी सरकार बनती। पर कांग्रेस अपना पंचम लहराने में कामयाब रही। उन्होंने बहुत जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ी उनको, क्योंकि वहाँ मोदी के खिलाफ हवा चल रही थी। इससे कांग्रेस को एक स्वाभिमान मिल गया और कांग्रेस की जिंदा बराबर हो गई बात। अब इसके बाद ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने जब इन्होंने बीजेपी ने पूरे ममता बनर्जी के अभियान को पूर्ण रूप से इन्होंने काम किया, मोदी जी ने भी रैली की, अमित शाह ने भी, बहुत सारा को जोड़ तोड़ लगाया गया, पर ममता बनर्जी चाहे वो जिस आरोप लगते रहते हैं कि जिस तरीके से वो जीतती हैं, वो संसद में और उनका अपना विषय रहता है, पर अगर मोदी फैक्टर के बावजूद अगर ममता बनर्जी अपना पंचम लहराती है, तो उनको ये ज्ञान हो चुका है कि हम अभी जिंदा हैं, हम मोदी के आगे सरेंडर नहीं होंगे, एनडीए गवर्नमेंट के आगे सरेंडर नहीं होंगे। इससे भुजी हुई पार्टियों में एक रौनक आ गई और उन्होंने एक पार्टी का एजेंट किया कि अगर हम अकेले अकेले, जैसे हिमाचल में कांग्रेस आ जाती है, आप पंजाब में आ जाती है, दिल्ली में आप आ जाती है, दो ऐसे ऐसे स्टेट में इन्होंने कवर कर लिए जहां बीजेपी का सूत्रा साफ कर दिया। हिमाचल में बीजेपी का सूत्रा साफ हो चुका था, कर्नाटक में बीजेपी का सूत्र, तब इन पार्टियों को लगा कि अगर हम मिल जाते हैं, जब हम अकेले अकेले भी एक एक स्टेट को कब्जा कर सकते हैं, तो हम अगर मिल जाते हैं तो शायद मोदी ग्रुप को टक्कर देंगे। इन दोनों की जब विचार मिले, तो एनडीए पार्टी का निर्माण हुआ। उसमें ममता बनर्जी खास तौर पर आई, उधर नीतीश कुमार को भी अभियान में शामिल होना था। नीतीश कुमार जब तक एनडीए गवर्नमेंट में थे, पर उनको ये लगा कि अब मोदी फैक्टर के साथ में चलना नहीं है। उन्होंने भी अपनी सीटें को तजव्वुद दी, उन्होंने ध्यान रखा कि हम भी मोदी गवर्नमेंट को टक्कर दे सकते हैं। तो देखो, जब इनको ये लग चुका था कि मोदी फैक्टर पूरा विश्व चल रहा है पूरे भारत के अंदर, पर कुछ स्टेट के अंदर भी ये अपना पंचम लहरा सकते हैं, उसकी वजह थी। वजह ये थी कि बहुत जगह जहां मोदी गवर्नमेंट ने अपने सीएम डिसाइड किए हुए थे, वो सीएम अपनी रूपरेखा से बाहर रहे, पर उस पर कभी बीजेपी गवर्नमेंट ने उंगली नहीं उठाई और उनको कभी अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया और वो जैसे चलती मर्जी राज करते रहे। उससे मोदी फैक्टर को नुकसान हुआ। इस पार्टी इंडिया पार्टी ने इसी जीत को अपना एजेंडा बनाया, इसी जीत को लेके वो 2024 के लिए तैयार हुए और अब आगे खड़े हो गए। अब इस जीत में 26 दल हैं, 26 दल में से अगर बात करें, बहुत से दलों का तो नाम ही नहीं पता, बहुत से दलों की तो अपनी सीटों का ही नहीं पता। अगर गिनी चुनी बात करें तो 4 या 5 पार्टियां हैं जो मोदी गवर्नमेंट को किसी स्टेट में रोक पाएंगी, जो एक आंकड़े बताते हैं। अब बात कर लेते हैं एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी सरकार के बारे में, कि ये मोदी ने जब गवर्नमेंट ने कहा कि मोदी अकेला सब पे भारी, उसके बावजूद जब मोदी जी को ये लगा कि कर्नाटक में भी मेरी रैली करने के बावजूद इतना बुरी हार वहां पे हो सकती है, तो उनको भी संशोधन करने की जरूरत पड़ी। उन्होंने भी सरकार को लेकर मंथन जारी रखा और दिन प्रतिदिन बैठकें शुरू करी। अब उन्होंने बुझे हुए दीपक थे, जैसे चिराग पासवान, ओम राजभर, काफी सारे टूटे फूटे नेता थे जिनकी अपनी सीटों का ही नहीं पता है, पर उन्होंने गिनती भी बढ़ाई। भले ही फैक्टर उनका जारी रहा हो, पर अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि मोदी गवर्नमेंट कुछ स्टेटों में क्यों हारेगी और कुछ लगता है कि वो मोदी गवर्नमेंट का क्या होने वाला था। मोदी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, कुछ स्टेटों में अगर देखा जाए मोदी जी की भरपूर रैलियां होती हैं, उसके बावजूद भी मोदी की गवर्नमेंट वहां हार जाती है। होता क्या है कि सीएम को अपना वहां पे किसी ने, हमेशा मोदी जो फैक्टर चलता है वो मोदी जी की शक्ल के ऊपर चलता है। आज भी अगर मोदी को एक प्रधानमंत्री के रूप में बैठा दिया जाए और इनको रैलियों में ना भेजा जाए, सूतड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। सिर्फ मोदी जी ही अगर देखा जाते हैं, तो मोदी जी से ये 50-50 रैली करवाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ सीएम तो हैं, जैसे कर्नाटक का सीएम है रमन कुमार, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं, ऐसे सीएम है जो अपनी सीट तक नहीं, अगर पुष्कर धामी की बात कर लेते हैं, जो उत्तराखंड में सरकार भले ही बन गई थी, पर वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अगर मोदी जी
को अगर फैक्टर ना माना जाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में बैठा दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप इलेक्शन लड़ लो, बीजेपी की आधी से ज्यादा सीट तो इनके सीएम अपने आप ही गवा देंगे। काम नहीं करा है, सिर्फ बातें गई। दोनों गवर्नमेंट की बात हो रही है, अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो कांग्रेस भी प्रॉपर रहती। अब बात है करंट अफेयर्स की। करंट में बात करें तो बीजेपी की कुछ स्टेटों में थोड़ा बहुत आबो हवा चेंज हुई है, कुछ बदलाव हुआ है। अगर उसके बावजूद बात करें तो बीजेपी जो कि तो बनी हुई है, उनके सीएम और उनके बहुत से पार्टी के ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। अगर मोदी जी आज रैली बंद कर दें तो बीजेपी 20 से 25 साल पुराने इतिहास को चली जाएगी, क्योंकि उनके अलावा किसी भी ऐसे नेता की बख्तावर अपनी छवि नहीं है जो रैली करे और उनकी सीटों को जिलवा दे। काम जनता मांगती है। कुछ स्टेटों में, अब चाहे आप शिवसेना की बात कर लें या मुंबई में फडणवीस की बात कर लेते हैं, तो मुंबई में भी इनको सीटों के लाले पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह इनका गठबंधन गलत रहा, गलत एजेंडे पे जीते और मोदी जी को सिर्फ चेहरा ले जाते हैं। मोदी जी से इतनी फाइट कराते हैं, मोदी जी को हर चुनाव में यूज करते हैं। अगर मोदी जी को अगर ये यूज ना करें तो चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अदर स्टेट हो, ये अपनी सीट नहीं निकाल सकते। अब बशर्ते कि 2024 का बिगुल बज चुका है और मोदी जी ने अपना अभियान स्टार्ट कर दिया है। मोदी जी ने अपने जितने भी सांसद हैं उनको ये कह दिया है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। हो सकता है कि किसकी सरकार बनेगी ये एक अभी आंकड़े कह सकते हैं, पर अगर देखा जाए मोदी जी के चलते भी मोदी जी का फैक्टर कुछ स्टेटों में काम नहीं कर रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से नकारा साबित होगा। ये चाहे पार्टी के लिए कोई भी रैली कर ले, चाहे मोदी जी रैली कर ले, क्योंकि जब किसी प्रदेश में काम नहीं होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे अदर स्टेट हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो खाली चुनाव के समय मोदी जी का चेहरा यूज करके आप सरकार नहीं बना सकते। अगर मोदी जी के चेहरे के बावजूद कर्नाटक में ये हार गए तो इससे बड़े सीएम की छवि क्या धूमिल होती है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को यही थोड़ा सा प्राउड हुआ, थोड़ा सा उनको यही जागरण उनके मन में जागा है कि अगर हम अकेले अकेले, जैसे ममता बनर्जी हुई, कर्नाटक का इलेक्शन हाल फिलहाल में रहा जिसने कांग्रेस को संजीवनी वोटें प्रदान कर दी, अगर उनको ये एहसास नहीं होता, अगर कर्नाटक में और ममता बनर्जी अपने पंचम नहीं लहराती तो शायद इंडिया पार्टी का निर्माण नहीं होता। अब उनको निर्माण तो उन्होंने कर लिया है, चार सूत्रे साफ हो जाएं दोनों पार्टी में से किसी के भी, पर मेगा फाइट होनी निश्चित है। इस मेगा फाइट में मोदी जी का फैक्टर काम तो करेगा, जो सर्वे और बताते हैं। अब सर्वे के अनुसार बात करें तो सर्वे बहुत सारे वोट से जब गिनती स्टार्ट होती है उससे 2 दिन पहले भी उल्टे सीधे चलने शुरू हो जाते हैं। हर चैनल अपना डिबेट दिखाता है, हर चैनल अपने सर्वे डालते हैं, पर सर्वे अभी कहना बिल्कुल जातीय नहीं होगा कि हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। पर इंडिया पार्टी भी जोड़ तोड़ में लगी पड़ी है और एनडीए की बात करें तो वो भी जोड़ तोड़ में लगे पड़े हैं। जोड़ तोड़ के बावजूद अगर मोदी फैक्टर किसी भी कंडीशन में किसी स्टेट में नहीं चला तो डेफिनेटली इस बार ये इंडिया पार्टी वहां पे विजय हासिल करेगी, क्योंकि इनका जो दल है, इनकी जो उनको मौका चाहिएगा। और बीजेपी की बात करते हैं तो बहुत सी जगह सिर्फ वो वहाँ के सीएम हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, वो ये सोच के बैठी हुई है हम काम करें ना करें मोदी जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे और हम जीत जाएंगे, जैसा कि होगा नहीं। बदलाव है, पब्लिक को काम चाहिएगा। मोदी जी ने इस बार अगर देखा जाए तो कितने सारे उन्होंने बदलाव किए हैं, अपने सारे अध्यक्ष चेंज कर दिए। और वैसे भी वो उस दिनों से 2024 से की बात करें, आने वाले से 2023 में वो अपने बहुत सारे मंत्रियों से खुश नहीं थे। जैसे डॉक्टर करुणा की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कहते हैं मैंने काम किया, उन्होंने उनको उठा के फेंक दिया, चेंज कर दिया। अगर आईटी मंत्री की बात करें, आईटी मंत्री उन्होंने अनुराग ठाकुर को बनाया। उससे पहले डॉक्टर और किसकी बात कर लेते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने मंत्रियों को चेंज किया। अगर कानून मंत्री की बात कर लेते हैं, किरण रिजिजू जो हमेशा चर्चाओं में थे, वो उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्होंने उनको चेंज कर दिया। बहुत सारे मंत्री हैं जिनसे मोदी ऑलरेडी खुश नहीं थे, उनको लग रहा था कि ये हमारे फैक्टर के बावजूद भी हमारा काम खराब करेंगे, उन्होंने समय रहते उनको चेंज कर दिया। अगर ऐसे ही दोबारा उनको मंत्री चेंज करने पड़ रहे हैं, अध्यक्ष चेंज करने पड़, उनको पता है कि मेरे फैक्टर से ही मेरी पार्टी चल रही है, अदरवाइज उनकी पार्टी में भी बिल्कुल लबालब काम नदारद है। कुछ स्टेटों में काम हुआ ही नहीं, चाहे किरण रिजिजू हो, उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया, वो हमेशा फाइटों में रहे। रविशंकर प्रसाद को भी उनको हटाना पड़ा, वो भी ऐसे ही रहे। ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन थे, कोरोना में काल में क्या हुआ था, गदर मच गया था, उनको भी उनको हटाना पड़ा। बहुत सारे मंत्रियों की लिस्ट है
जिससे मोदी गवर्नमेंट को खुद उनसे काम संतुष्ट नहीं थे मोदी जी, और उन्होंने उनको हटाया। अब वो बदलाव इसी चक्कर में चेंज कर रहे हैं कंट्री, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री हो रूपाणी थे, वो बहुत चिल्लाए कि मैं काम सही कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी उनको हटा दिया गया। तो वो खुद खुश नहीं थे, चाहे वो कर्नाटक की सीएम की पहले की बात कर लें, वो उनसे भी खुश नहीं थे, उनको भी उन्होंने हटाया। तो बहुत सारे स्टेट में मोदी जी को खुद पता है कि बीजेपी की सरकार टक्कर ले रही है तो सिर्फ उनके नाम से टक्कर ले रही है, उनकी जो इनका आज ग्राफ चल रहा है उसे टक्कर ले रही है, अदरवाइज इनको एनडीए पार्टी से क्या वैसे ही अपने आप को सीटें बचानी भारी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों 2024 में मोदी जी ने जो बदलाव किए हैं, दर पर दर बैठक हो रही है, इसका उनकी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि वो हर स्टेट से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अध्यक्ष लायक नहीं है तो उसका अध्यक्ष इस्तीफा ले रहे हैं। अगर वो स्टेट मंत्री को अगर वो मणिपुर वाले मुद्दे पे थोड़ा सा गौर फरमाते तो मणिपुर भी शायद उनके हाथ से नहीं जाता, पर मणिपुर में उनको सीट बचाना भारी पड़ेगा, क्योंकि जनता के जो आंकड़े बताते हैं वो बीजेपी के खिलाफ बताते हैं। उनका फोकस अब राजस्थान की ओर है कि राजस्थान में सरकार बन जाए, गहलोत की सरकार गिर जाए, पर राजस्थान के सर्वे जो बताते हैं वहां गहलोत की सरकार को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े हैं, इनको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2024 में बहुत बदलाव होने वाला है। सिर्फ अभी तथ्य है, तथ्यों के आधार पे हमें आपको डिबेट बताई है कि इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। और इंडिया नाम की जो पार्टी है उसको इसी से संजीवनी बूटी मिली थी कि ममता बनर्जी दोबारा जाग चुकी थी, उनकी सत्ता दोबारा आई। कर्नाटक की में जो अगर कांग्रेस अपना परचम नहीं लहराती तो कोई कांग्रेस के साथ दल बनाने को राजी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने 2 विक्ट्री की, हिमाचल की विक्ट्री की और यहाँ की विक्ट्री की, कर्नाटक की। और अगर आपकी बात करें तो आपने भी 2 विक्ट्री की, दिल्ली की विक्ट्री की और आपके पंजाब की विक्ट्री की। तो 3 पार्टियां तो ऐसी हैं जो कुछ फैक्टर तक अपने आप को कवर कर जाएंगी। इसके अलावा चाहे मोदी दल हो, चाहे इंडिया पार्टी दल हो, वो अपनी जमानत तक भी नहीं बचा पाएंगे, सिर्फ उनको एक गिनती पूरी करने के लिए रखा गया है। अब 2024 में चाहे 38 दल हो, चाहे 26 दल हो, सरकार किसकी बनेगी सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा। उसमें मोदी फैक्टर अपना पूरा जोड़ तोड़ लगाएगा, चाहे अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, भरपूर रैली की जाएंगी। पर अगर उनके स्टेट में उनके सीएमओ ने काम ही नहीं किया होगा तो मोदी फैक्टर उनको कुछ नहीं कर पाएगा। ये आने वाला चुनाव बताएगा कि मोदी जी के नाम से भी बहुत से लोग ऐसे ही जीत रहे थे, हर सालों से जीत रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ मोदी जी के पोस्टर का यूज किया, मोदी जी के काम का यूज नहीं किया, सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई और जीत के चले गए। तो अब का जो इलेक्शन होगा उसमें वो चेहरे उनको समझ में आ चुके हैं मोदी गवर्नमेंट को कि हमें उनको समय से पहले बदलना होगा, जैसे रूपाणी हो या अदर स्टेट के सीएम हो जिससे वो खुश नहीं थे। पर वो एक बदलाव मणिपुर का भी कर सकते थे, जिससे उनकी सरकार, एक जो स्टेट उनके हाथ से जाने वाला है शायद वो नहीं जाता। हमारा डिबेट का यही था कि अभी जो 2 गवर्नमेंट में फाइट, 2 अभी जो पार्टियां बनी हैं, ये दर पर दर बैठकें हो रही हैं, रिजल्ट क्या है, क्योंकि वो शरद पवार की लीड चल रही है। शरद पवार उसमें सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं। इधर अगर बात करें तो सबसे सीनियर नेता मोदी जी हैं। दोनों का अब एक्सपीरियंस नाप तोल के चल रहा है, दोनों अपनी अपनी संगठन को मजबूत करने पे लग रहे हैं। अब दोनों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस कितना इसको शामिल कर पाएगा, कितनी इंडिया पार्टी इस बार मजबूत होगी या बह जाएगी और एनडीए गवर्नमेंट अपना पंचम लहराने में सफल होगी या फिर लटक जाएगी, फिर उनको समर्थन की जरूरत पड़ेगी, ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों इस डिबेट पे बहुत सारी डिबेट अभी आने वाली हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं फिर मिलेंगी, हम आपको टाइमली रहते बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।